यूएस ने अब मैक्सिको को भी थ्रेटन करा था, कोलंबिया को भी किया, क्यूबा को भी किया, ग्रीनलैंड भी पहुंच चुका है कि ग्रीनलैंड भी चाहिए। तो सारी जगह पे एनेक्सेशन की बात करी जा रही है। आज जो हम जाएंगे कोलंबिया के बाद, दैट इज मैक्सिको। मैक्सिको अगर आप बॉर्डर पे देखोगे तो ऊपर वाला पार्ट यूएस का आ जाएगा, देन कनाडा इज देयर, और इसके बिल्कुल नीचे से शुरू होता है मैक्सिको वाला पार्ट। नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको को ये काउंट नहीं करते, या तो सेंट्रल अमेरिका आप बोल सकते हो या फिर लेटिन अमेरिका। ठीक, तो लेटिन अमेरिका या फिर सेंट्रल अमेरिका। अच्छा, एक बात करी थी हमने, कल करी नहीं थी शायद, आज करेंगे इसके बारे में, वो है मैनिफेस्ट डेस्टिनी। यूएस को लगता है ना कि उनको एक डिवाइन सुपर पावर दे रखी है कि सभी को यही सुधारेंगे। जैसे आपने व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी भी पढ़ी थी, जिस टाइम ये सोचते थे कि हमने ही सभी को सिविलाइज बनाना है। वैसे इनकी एक और थ्योरी है, दैट इज मैनिफेस्ट डेस्टिनी। इसमें ये बोलते हैं कि भगवान ने, यानी कि इनके जो कौन थे क्रिश्चियनिटी में, जीसस, तो जीसस ने बोला था कि आपके पास डिवाइन पावर है कि आप एक्सपांशन कर सकते हो। मतलब जो एक शब्द यूज कर लिया गया, दैट इज डिवाइन। आपके पास एक सुपर पावर दे रखी है कि बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में आप एक्सेप्शनल हो। तो थ्योरी ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, अगर कल को सवाल आ जाए मेंस में कि सुपर पावर किन बेसिस पे आप बोलोगे, तो आप एक थ्योरी उसमें ऐड कर सकते हो, बाकी आपको प्रैक्टिकल फैक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल फैक्टर्स आपने देख लिए, जैसे ज्योग्राफिकल इनकी इंपॉर्टेंस है, किसी के साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है कहीं पे भी, और इसकी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट उतने नहीं मिलेंगे। आपने मिलिट्री एक पॉइंट देखा था कि बड़े सारे नेवल बेसिस इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बना रखे हैं, 100 से भी ज्यादा बेसिस है। तो मतलब कहीं ना कहीं हर जगह पे इनकी प्रेजेंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये बोलते हैं कि हमें पावर मिल रखी है एक्सपांड करने की, कि दूसरी टेरिटरीज को हम एक्वायर कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, आपने मॉनरो करके एक डॉक्ट्रिन भी पढ़ी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी चली थी एट दी एंड, कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है उसको यूएस देख लेगा, यूरोप को आने की जरूरत नहीं है बार बार। तभी लेटिन अमेरिका में आपने देखा यूरोप का एक टाइम पे इन्फ्लुएंस है, बाद में वो डिक्लाइन करता हुआ दिखाई देगा। यूएस बार बार बोलेगा कि मैं एनेक्स करूंगा, मैं एक्सपांड यहाँ पे करूंगा। ये तो आ गई थ्योरी। इस थ्योरी के बाद आप वो फैक्टर्स लिखोगे जो कल आपने डिस्कस करे थे, दैट इज ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मिलिट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। थोड़े दिन में सिप्री रिपोर्ट आएगी, उसमें बताया जाएगा कि किस कंट्री ने वेपन्स के ऊपर कितना ज्यादा पैसा खर्चा, जिसमें टॉप जो करता है वो यूएस ही आता है अगेन। तो एक तो उनके वेपन्स आगे, उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे उनके पास है। वो वेपन्स की फील्ड में आप देख लो, या जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर्स हैं, उनमें देख लो, तो एडवांस टेक्नोलॉजी आपको यूएस के पास मिलती है। देन देयर इज मिलिट्री प्रेजेंस के बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है। अगर दूसरी कंट्री में भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी दिखेगी तो फाइट शुरू हो जाती है, अगर राइटिस्ट आ जाती है तो इनकी बन जाती है। तो चलो, पॉलिटिकल टर्मोइल तो लगभग हर कंट्री के साथ होते हैं। उसके अलावा जो आप फैक्टर देखोगे, वर्ल्ड वॉर 2 का एंड, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड करता है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस फॉर्म हुए, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप देखते हो, बन तो पहले गया था, पर उसकी जो एक्चुअल वर्किंग आती है वो 1945 के बाद केसेस को देखने लगता है। आईसीजे आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेटन वुड नाम की एक आपने कॉन्फ्रेंस पढ़ रखी है, तो डब्ल्यूटी का फॉर्मेशन होता है। नाटो बनता है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आज के टाइम पे उसमें 32 मेंबर हैं टोटल। मैक्सिको है उसमें? नहीं है, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में से आपका यूएसए और कनाडा वाला पार्ट है। मैक्सिको लेटिन अमेरिका में आ गया, या सेंट्रल अमेरिका आप बोल सकते हो, तो वो उसका पार्ट नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि क्यों सुपर पावर बोला जा रहा है। डॉलर का मैंने आपको बता दिया, कंपैरिजन वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि किन किन करेंसीज के साथ, सारी नहीं याद रहती, एटसेट्रा लगा देना, वहां पे 1-2 एग्जांपल दे देना एटलीस्ट। तो डॉलर हर जगह पे चलता है, जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे आप देखोगे डॉलर में ही एज अ रिजर्व करेंसी की तरह उसे यूज करा जाता है। उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स प्लस आ जाता है फिर, कि हमने जो यूएस की कहीं ना कहीं मोनोपोली हो रखी है उसको दोबारा से डाउन करवाना है, तो वो काउंटर में आते हैं। सिंस अभी आपको रशिया वाला सिनारियो पता है, चाइना और इंडिया का सिनारियो पता है, तो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आप डॉलर को एकदम से दबा दोगे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो आप लिख सकते हो अगर कल को मेंस में कोई क्वेश्चन बनता भी है। और आज का आपका क्वेश्चन भी यही रहेगा कि किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप बोलोगे कि जो यूएस है वो एक सुपर पावर है। ठीक है, ऑनलाइन आप भी इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, जिसने लिखना है ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट। वाई USA is superpower on what, या फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं, मतलब ऑन व्हाट फैक्टर एंड ऑल। शुरू में पूछा यूएसए सुपर पावर क्यों है, तो उनके खुद से ही शुरू करो पहले। तो वो जो थ्योरी मैंने आपको बताई मैनिफेस्ट डेस्टिनेशन नाम की, या मैनिफेस्ट डेस्टिनी भी जिसको ये बोलते हैं, वहां से शुरू करो, फिर फैक्टर्स के ऊपर जाओ। 150 वर्ड या 250 वर्ड्स का होएगा तो कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो अब आते हैं, यूएस ने अब मैक्सिको को थ्रेट करा था, तो सबसे पहले तो मैक्सिको की लोकेशन देख लो, कैपिटल इज
मैक्सिको सिटी, पर जब न्यू मैक्सिको बोला जाएगा वो यहाँ पे लोकेटेड है, मतलब यूएस के अंडर है। पहले न्यू मैक्सिको यूएस के पास नहीं था, इनकी कुछ मिलिट्री इंटरवेंशन यूएस की जाती है टुवर्ड मैक्सिको, और ये जो न्यू मैक्सिको वाला एरिया था इसको ये अनेक्स कर लेते हैं। पैसे भी दिए यूएस ने मैक्सिको को बथेरे, कितना पैसा तुम्हें दे देता हूँ, आप ये वाली टेरिटरी मुझे दे दो। कैलिफोर्निया आज के टाइम पे कहाँ देखते हो, यूएस में। बाद में जाके जब मैक्सिको ने बेच दिया कैलिफोर्निया को यूएस के पास, वहां पे जाके गोल्ड की डिस्कवरी हो जाती है, लोगों का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा दौड़ने लगता है टुवर्ड कैलिफोर्निया की, हमें भी अब बेटर लाइफस्टाइल चाहिए। पर इससे स्लेवरी बड़ी ज्यादा बढ़ती है कैलिफोर्निया वाले एरिया में। स्लेवरी क्यों बढ़ी, अब गोल्ड माइंस हैं, उनको एक्सट्रैक्ट भी तो करना है, सस्ते दाम पे लेबर भी तो चाहिए, वहां पे स्लेव्स आप देखोगे, स्लेव्स की फॉर्मेशन होती हुई दिखेगी। तो इस आर्टिकल के अंदर एक तो मैक्सिको और यूएस अभी के टाइम पे रिलेशंस में क्या क्या एडवांसमेंट्स आ रही थी, और नंबर 2 पुराने मिलिट्री इंटरवेंशंस कब कब करी यूएस ने मैक्सिको की तरफ। आईआर में काफी रेलिवेंट रहेगा ये वाला टॉपिक, पूछा जा सकता है कि मैक्सिको को भी थ्रेटन किया था, क्या पहले भी कोई ऐसी मिलिट्री इंटरवेंशन हुई थी। तो आपने देखा था मोर देन 70 इंटरवेंशन हो चुकी हैं, जितना भी ये लैटिन अमेरिका वाला पार्ट है। तो उसमें से एक मैक्सिको की केस स्टडी बन जाती है। रीजन बिहाइंड, जो मैक्सिको की प्रेसिडेंट है शिनबॉम, उन्होंने खुद ये एक्सप्लेन करा कि पहले भी ऐसी मिलिट्री इंटरवेंशन हुई थी, पर आज का टाइम चेंज हो चुका है, और जो सॉवरेनिटी है मैक्सिको की वो सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, कि उसको हम ऐसे ही नहीं बेच देंगे, और जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं यूएस के, उनको हम बिल्कुल भी वेलकम नहीं करने वाले अपनी कंट्री में। ठीक, तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जो इस आर्टिकल को लेके है। सबसे पहले यूएस और मैक्सिको के टाइज देखोगे हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक लेवल पे, 2023 का डेटा है, क्योंकि उसके बाद पॉलिटिकल शिफ्ट्स आए, बिगड़नी शुरू हो जाती है। 2023 में यूएस का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर मैक्सिको बन ही चुका था, गुड्स का ट्रेड लगभग 798.9 यूएस बिलियन डॉलर्स के पास पहुंचा हुआ है। तो मतलब इकोनॉमिक टाइज की कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यूएस और मैक्सिको के रिलेशन तो ठीक ठाक है, अचानक से कहां मिलिट्री इंटरवेंशन आती है, अगेन आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, आपके रिलेशन डिस्टर्ब कर जाते हैं। ट्रंप ने 24 में बोलना शुरू कर दिया फेंटानिल नाम। फेंटानिल एक ड्रग होती है जिसकी प्रोडक्शन, ग्लोबल लीडर आपको बोलना हो तो कौन सी कंट्री है, आंसर आएगा मैक्सिको। अब ट्रंप का बाजा बजने शुरू हो जाता है कि फेंटानिल बहुत ज्यादा आ रही है यूएस में, और आपकी वजह से ओवरडोज के जो केसेस हैं वो यूएस में बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी सारी डेथ्स बिकॉज ऑफ फेंटानिल हो रही है। हाँ, कनाडा का आ रही हूं, उसके ऊपर भी प्यूनिटिव टैरिफ लगे थे, चाइना पे भी प्यूनिटिव टैरिफ लगे थे। ये एक पूरा रूट बन रखा था फेंटानिल को कैसे इनडायरेक्ट रूट से लेके जाना है टुवर्ड यूएस। अभी आ रही हूँ कनाडा पे भी। तो सबसे पहले तो फेंटानिल का याद रख लेना, दिस इज द ड्रग जो मैक्सिको ग्लोबली लीड कर रहा है, इसकी प्रोडक्शन में भी और ट्रैफिकिंग में भी, नंबर 1। अब देखो कुछ तो केस बनाना होता है, तो इसी वजह से दोबारा से वही सेम वर्ड आपको यहाँ पे भी मिलेगा। नंबर 1 इज इलिसिट ड्रग्स या फिर नार्को टेररिज्म। मेनली जो वर्ड यूज करा जाएगा वो है इलिसिट ड्रग्स, कि आप बड़ी ज्यादा ट्रैफिकिंग करते हो टुवर्ड यूएस। इसके बाद नेक्स्ट आ गया यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा का एग्रीमेंट। इन्होंने बोला एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये 2020 की बात है, ताकि जो बायलेटरल ट्रेड्स हैं वो और ज्यादा बूस्ट हो सके। टैरिफ्स वगैरह जो होंगे उनको हम रिड्यूस कर देंगे, कि आपसे कुछ हम खरीद रहे हैं तो हम कम टैरिफ उसके ऊपर इंपोज करेंगे। देन उसके बाद बॉर्डर रिलेटेड चैलेंजेस जो मैक्सिको के साथ यूएस के फेस होते हैं, वो है उनके वॉल को लेके। कल आपने एक डंकी रूट देखा था, कोलंबिया वाला जब आर्टिकल किया था, तो उसमें क्या हुआ था, ये साउथ अमेरिका से जब गए, यहां से वो रूट आता है ब्राजील वाला, साओ पोलो वाला रीजन, यहां से घूम के गया था पनामा कैनाल, सेंट्रल अमेरिका को, आज नहीं गर्मी लगेगी, पर सेंट्रल अमेरिका से पास करता है और फाइनली मैक्सिको में पहुंचता है। मैक्सिको में क्या था, एक वॉल थी, जिस वॉल को क्रॉस करना पड़ता है और आप अपने जो आपने सपना देखा होता है लाइफस्टाइल का, उसमें आप पहुंच जाते हो, अनटिल और अनलेस वहां पे नाका ना लगा हो, वहां पे कोई चेक करने के लिए ना आए हो, अदरवाइज वो आपको डिपोर्टी बना के दोबारा से आपकी कंट्री में भेज देंगे। ये मैटर नहीं करेगा आपने 50 लाख दिए थे पीछे या फिर 25 लाख दिए थे, वो मैटर ही नहीं करते, वो डिपोर्टेशन कर देते अगर पकड़े गए तो। ठीक, पहले तो पहुंचना ही चैलेंज है, क्योंकि आपने देखा डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स आ रही हैं। पहले आप लश ग्रीन फॉरेस्ट से चलोगे, अमेज़न का बेसिन आएगा, ब्राजील वाला एरिया, फिर उसके बाद एकदम से डेजर्ट वाली कंडीशन आएगी। यहाँ पे आपने देखा कि जब लश ग्रीन फॉरेस्ट आता है, माफिया ही बहुत सारे मिल जाते हैं, आधा पैसा वो लूट लिया करते थे, तो वहां से बच के निकले समहाउ, आगे पहुंचे, डेजर्ट वाली कंडीशन आई, ठीक ठाक धूप पड़ेगी, धूप पड़ी डेथ भी हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटीज थी उस रूट के अंदर। तो सेम बॉर्डर रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो यूएस और मैक्सिको का आता है, लगभग 3145 किलोमीटर का इनका बॉर्डर है। मेन चैलेंजेस क्या आ रहे थे आज के टाइम पे, दैट इज अनडॉक्यूमेंटेड इमाइग्रेशन, यानी कि इमाइग्रेट कर रहे। इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये कौन बोल रहा है जब इमाइग्रेशन वर्ड यूज, ये यूएस बोल रहा है, क्योंकि किसकी कंट्री में जा रहे हैं, यूएस की। तो मैक्सिको से क्या हो रही है, इमाइग्रेशन,
और इनकी कंट्री में क्या हो रही है, इमाइग्रेशन। इम मतलब इन, ई फॉर इमाइग्रेशन और ई फॉर एग्जिट, यहां से जा रहे, तो अनडॉक्यूमेंट तरीके से आ रहे हैं, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल नहीं है, और दूसरी इलिसिट तरीके से ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है। चलो, फेंटानिल ट्रैफिकिंग वन ऑफ द रीजन जो मैक्सिको के साथ यूएस के रिलेशन को डिस्टर्ब करता है कि आप ग्लोबल लीडर बन चुके हो प्रोडक्शन में भी और ट्रैफिकिंग में भी, जो फेंटानिल नाम की ड्रग्स है, और इसकी ओवरडोज की वजह से बड़ी सारी डेथ्स भी हो रही हैं। हाँ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, वो इसी वजह से डिस्प्यूट इमर्ज करा। ट्रम्प बोले, देखो उस टाइम पे 2 कंट्रीज हमने पढ़ी थी, ये कर लिया हमने आर्टिकल, काफी पहले आया था, ये फेब या मार्च के आसपास आया था। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको बनता है, यहाँ पे आप मैक्सिको देख रहे हो, ऊपर यूएस वाला पार्ट है, यहाँ पे ये बोलता है कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं है, ये गल्फ ऑफ अमेरिका है। झंडा लगा दिया था अपना ऐसे लपेट के कि ये अमेरिका को बिलोंग करता है। सेम उस टाइम पे एक और डिस्प्यूट था ग्रीनलैंड वाला भी, ग्रीनलैंड पे भी इन्होंने एक अमेरिकन फ्लैग ऐसे एनरोल कर दिया कि ये जो ग्रीनलैंड है ये भी किसको बिलोंग करता है, यूएस को। मैं आती हूँ उसके ऊपर, ये वाला देख लो आप फैक्ट जो मैक्सिको से रिलेटेड था, ये किया हुआ है मतलब पास्ट में, इसलिए मैंने अभी बात नहीं करी थी इसकी। तो ठीक है, ओवरडोज के केसेस यूएस में आ रहे थे और डेथ्स हो रही हैं यूएस में बिकॉज ऑफ द फेंटानिल का ओवरड्यूज। पूरी तरह से ये लीगली बैन नहीं है यूएस के अंदर, मेडिकल पर्पज से फेंटानिल को वहां पे यूज करा जाता है, क्योंकि मॉर्फिन के कंपैरिजन में, मॉर्फिन भी एक पेन किलर की तरह यूज करते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो मॉर्फिन के 50 to 100 टाइम ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होती है वो फेंटानिल होती है, तो ज्यादा पेन किलर की तरह एक्ट करती है। और उसका अब्यूज कर लोगे तो फिर ड्रग अब्यूज का केस बन जाता है। अब ट्रम्प की बॉर्डर पॉलिसीज, जब ट्रम्प का फर्स्ट टाइम पीरियड था ये 2017, 18, 19, 20 वाला, तो उसमें ये क्या बोलते हैं, एक मैक्सिको और यूएस के बीच में स्ट्रॉन्ग वॉल बनेगी, अभी भी है, लोहे की आपको ऐसे लाइंस दिखेंगी उसमें प्रॉपर, तो इसको बोला कि पूरी इसको हम सीमेंटेड करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि कोई क्रॉस बॉर्डर ना आ सके, ये पहले टर्म में बोला था। और पेमेंट कौन करेगा, मैक्सिको, यूएस नहीं करेगा। मैक्सिको ने बोला ना, मैं नहीं देता पैसे, मैं क्यों दूं, वॉल बनाना तुमने बोला, हम क्यों पैसे दे, तो ये पहली टर्म का निकल गया। फिर दूसरा टर्म आते, और फिर इन्होंने क्या किया, थोड़ा शॉर्टकट अपनाया कि असाइलम प्रोग्राम चला लेते हैं। अब आगे असाइलम सीकर, ये हमारी कंट्री में आए हो तो आपको बस बोलना पड़ेगा कि मैं अपनी कंट्री के अंदर सेफ नहीं था, तो इन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे शुरू कर दिए ताकि इलीगल तरीके से इमाइग्रेशन ना हो यूएस के अंदर। देन ट्रम्प का एक्शन दोबारा से, फिर बिडेन का कार्यकाल आता है, डेमोक्रेट्स आते हैं, फिर दोबारा से ट्रम्प आ जाता है, दोबारा से रिपब्लिकन्स की एंट्री होती है, दोबारा से सेम बात छेड़ दी कि हमको जो वॉल है वो बना देनी है बिटवीन यूएस एंड मैक्सिको। अभी तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, और फिर ब्लेम लगा दिया जाता है ट्रम्प के थ्रू कि आपकी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर बड़ी ज्यादा इलिसिट ड्रग आती है। अब आता है मैक्सिकन प्रेसिडेंट का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यहाँ पे लेटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, कुछ 8 इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी हैं, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी क्राइम हैपन होता है तो उसको हम टेकल आउट करेंगे। ट्रम्प ने बोला ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ये सिर्फ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब टेररिज्म का उनको डेजिग्नेशन दे दिया जाता है। आफ्टर दैट थ्रेटन करा जाता है मैक्सिको को कि हम ड्रोन से स्ट्राइक करेंगे, जो भी ड्रग कार्टेल आपकी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहे हैं। फिर मैक्सिको का रिस्पॉन्स जाता है, साइड में आपको प्रेसिडेंट दिखेंगे, शिनबॉम, क्लाउडिया शिनबॉम, तो इनकी स्टेटमेंट जाती है कि ये जो मिलिट्री ट्रूप्स की आपने एंट्री बोली हमारी धरती के ऊपर, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, आपके पास ऐसा कोई लीगल राइट नहीं है कि आप हमारी टेरिटरी में आएंगे और मिलिट्री एक्शन लेंगे। तो ये रिस्पॉन्स जाता है। इससे भी पहले अप्रैल में इनकी एक मीटिंग हुई थी, और उससे भी पहले जाओगे 2020 में भी बड़ी सारी मीटिंग्स हुई थी जब इकोनॉमिक टाइज थे, प्रेसिडेंट और थे उस टाइम पे। तो शिनबॉम ने बोला था कि देखो मिलिट्री ट्रूप से फाइट करके कोई फायदा नहीं है। इन्होंने थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच को अपनाया कि डिप्लोमेटिकली बातचीत करते हैं, बायलैटरली टॉक्स करते हैं, मिलिट्री की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि जो हमारी भी सॉवरेनिटी है वो सेल के लिए नहीं है, तो मतलब हम नहीं एक्सेप्ट करने वाले आपकी आर्मी हमारी कंट्री के अंदर, मैक्सिको। तो ये सॉफ्ट स्टांस जाता है फ्रॉम द मैक्सिकन साइड, यूएस की तरफ से गया। आफ्टर दैट कंसर्न क्या रेज होते हैं, तो बोला कि कंसर्न आज की ही बात नहीं है, अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, 1830s में जाएंगे, 1840s में जाएंगे, उस टाइम पे ठीक ठाक वॉर चल रही है बिटवीन यूएस एंड मैक्सिको। लगभग ज्योग्राफी जब आप देख रहे हो, बीच में यूएस आ गया, ऊपर कौन था, कनाडा, नीचे की तरफ आप देखोगे मैक्सिको आ गया। एक टाइम पे कनाडा और यूएस के जो रिलेशन थे वो भी ठीक ठाक खराब हुए थे, जब वो बोल रहे थे स्टेट बन जाओ यूएस की ही, फिर उसके बाद थोड़ी शांत हो जाती है उधर वाली कंडीशन। अभी के टाइम पे देखोगे काफी हद तक स्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे भी बीच बीच में जब आइडियोलॉजीज का डिफरेंस आता है तब जाके कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी आती है, अदरवाइज ये वाला बॉर्डर भी स्टेबल ही रहता है। अगर मैं इन माइग्रेशन का इशू साइडलाइन कर दूं, वो तो हर साल की कहानी है, डंकी रूट के थ्रू बहुत से लोग जाया करते थे। तो आप देख रहे हो ना, ज्योग्राफिकल एडवांटेज यूएस को मिल रखी है ऑलरेडी। अब जैसे इंडिया है, इंडिया की साइड में आप देखोगे पाकिस्तान है, यहाँ पे, यहाँ चाइना है, और डायरेक्टली बॉर्डर हमारे अटैच्ड है। नीचे श्रीलंका में देखोगे आजकल शांति देखोगे, थोड़े दिन पहले दोबारा से जो फिशरमैन थे उनको पकड़ा गया था
श्रीलंकन जो नेवी है उनके थ्रू। तो ये वाला इशू आता रहता है क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड वाटर बॉर्डर्स नहीं है। जो आप वाटर की रेंजेस पढ़ते हो, नंबर 1 इज टेरिटोरियल, फिर आती है कॉन्टिग्यूअस, फिर आती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, तो ये वाला इशू चलता रहता है। नॉर्थ अमेरिका में देखोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे ग्रीनलैंड को भी क्यों बोला इन्होंने कि ग्रीनलैंड को मैंने अनेक्स कर लेना है, रीजन बिहाइंड ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है बिटवीन यूएस एंड रशिया। पहले का सोवियत यूनियन, आज का रशिया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है, पूरा चेक रख सकता है सोवियत यूनियन के ऊपर। चलो वो अगले आर्टिकल में देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ वापस से। तो जो हिस्टोरिकल रिलेशन थे बिटवीन टू कंट्रीज दैट इज यूएस एंड मैक्सिको, वो भी कुछ खास नहीं थे। यूएस की बहुत सारी मिलिट्री इंटरवेंशन देखी गई हैं। आपको याद होगा तो वेनेजुएला के आर्टिकल में लास्ट में एक मैंने पिक्चर लगाई थी, क्यूबा हो गया, हेती हो गया, ग्रेनाडा हो गया, मल्टीपल कंट्रीज थी जिधर यूएस ने अपनी मिलिट्री इंटरवेंशंस करके रखी हुई थी। अब यूएस की इन्वेजन देखोगे आप मैक्सिको के अंदर 1846 में, यहाँ पे कुछ ट्रीटीज आएंगी, वो ट्रीटीज आपने ध्यान में रख लेनी है। कुछ पर्संस आएंगे, उनका आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे मैंने कल भी बोला था, अगर किसी की हॉबी होती है ये, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। स्पेशली आप बोल देते हो आईआर में बड़ा इंटरेस्ट है या पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, तो आपसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। चलिए जी, अब ओरिजिन ऑफ द वॉर। सबसे पहले इनके 18th प्रेसिडेंट आते हैं यूएस के, जेम्स के पॉक, साइड में पेंटिंग लगी हुई है उनकी, और ये बिलीव करते हैं मैनिफेस्ट डेस्टिनी। इन्होंने ये थ्योरी नहीं दी खुद, मतलब खुद बनाई हो बैठ के कि मैनिफेस्ट नाम की एक डेस्टिनी, मैनिफेस्ट डेस्टिनी नाम की एक थ्योरी है। एक और राइटर हुआ करते थे, जॉन करके उनका कुछ नाम था, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, इन्होंने प्रमोट करी थी आगे चल के, क्योंकि प्रेसिडेंट है, ये बोलेंगे तो बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस पब्लिक के ऊपर पड़ेगा, वर्ल्ड के ऊपर पड़ेगा। दैट इज मैनिफेस्ट डेस्टिनी। पंजाब के पेपर में आते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स कि ये थ्योरी किसने दी थी, वहां पे है ना पॉलिटिकल थ्योरीज, तो जितनी भी थ्योरीज होती हैं आपसे पूछते हैं पंजाब वाले पेपर के अंदर। तो जॉन करके था नाम, बस जॉन भी रख लेना, टफ सा नाम है, देख लेना एक बार, जॉन था। तो प्रमोट किसने करी थी, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जेम्स के पॉक, इन्होंने बोला कि जो अमेरिकन हैं ये एक्सेप्शनलिज्म में आते हैं, मतलब एक्सेप्शन वाला केस है, बाकी जैसे वर्ल्ड में लोग रह रहे हैं उनसे थोड़े डिफरेंट है जो अमेरिकन है। तो यहां से एक वर्ड आता है एक्सेप्शनलिज्म। इनका मानना है पूरे वर्ल्ड में इनको एक स्पेशल प्लेस मिल रखा है, और जो अमेरिकन है इनके पास एक डिवाइन मिशन है कि वेस्टवर्ड थ्रू आउट द नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, यहाँ पे इनको एक्सपांड करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला, न्यू मैक्सिको देख रहे हो आप, टेक्सास देख रहे हो, कैलिफोर्निया देख रहे हो, निवाडा देख रहे हो, उतार रीजन देख रहे हो, ये सारे रीजन पहले देखोगे तो ये मैक्सिको के पार्ट में आया करते थे। एक्सपांशन के थ्रू इनको रिट्रीव करा गया यूएस के थ्रू। तो मतलब इन्होंने क्या बोल दिया कि नॉर्थ अमेरिका में वेस्टवर्ड हेमिस्फेयर, याद है ना, अब तो मॉनरो डॉक्ट्रिन में भी देखा था, ये जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है यूएस का यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहेगा, यूरोप इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, उसी की बात कर रहे हैं। तो बोला कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम ही स्प्रेड करने वाले हैं, प्लस प्रोटेस्टेंट आइडियल्स, क्रिश्चियनिटी की ही फॉर्म होती है प्रोटेस्टेंट भी, जिसमें वो अपने कल्चर, अपनी आइडियोलॉजी दूसरी कंट्रीज में भी स्प्रेड करना शुरू करते हैं। तो इन्होंने किसके साथ जोड़ दिया इसको, डिविनिटी के साथ, कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर ये इनकी अपनी थ्योरी है जिसको ये आज भी मानते हैं, तभी तो इतना ज्यादा एक्सपांशन कर रहे हैं। बाकी दूसरी कंट्री अगर एक्सपांशन करती है तो इनको वो इलीगल लगती है चीज, खुद ये वायलेशन कर लेते हैं। अब आता है एनेक्सेशन ऑफ टेक्सास। ये जो टेक्सास है ना, इसकी भी स्टोरी बड़ी पुरानी है। जैसे ये पहले स्पेन के अंडर है, स्पेन यूरोपियन कंट्री आ गई। देखो मॉनरो डॉक्ट्रिन बाद में आती है, 1823 में आई थी जाके, जो मॉनरो डॉक्ट्रिन थी, इन्होंने देख लिया था कि बड़ी ज्यादा एंट्री है यूरोप की। याद है ना मॉनरो, ऐसे मत करो, यस कर दो, मॉनरो। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर यूएस देख लेगा, यूरोप आप अपना काम देखो, ठीक। टाइम पीरियड देखो यहाँ पे 1836, 1845 दिख रहा है, मतलब मॉनरो डॉक्ट्रिन आ चुकी है, पर जो यूरोप का इन्फ्लुएंस था वो कहीं ना कहीं टेक्सास में आपको दिखेगा। 1823 में ये थ्योरी आई, उसके बाद स्पेन से ये फ्री हो जाते हैं और किसके पास चले जाते हैं, मैक्सिको के पास। अब 1820s का टाइम पीरियड रहेगा जब तक ये स्पेन के अंडर थे। मॉनरो डॉक्ट्रिन आएगी, ये मैक्सिको के पास चले जाएंगे, क्योंकि अब यूरोप का कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। फाइनली मैक्सिको ने डिसाइड किया 1836 में कि मुझे नहीं रहना, मैक्सिको लिख दिया, सॉरी, यहाँ टेक्सास आएगा। टेक्सास ने डिसाइड करा कि मैं मैक्सिको के पास चला जाऊंगा। 1836 में टेक्सास ने डिसाइड करा कि मुझे नहीं रहना है पार्ट ऑफ मैक्सिको, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और रिपब्लिक ऑफ टेक्सास खुद को बोलना शुरू कर देते हैं। कब हुए इंडिपेंडेंट, तो 1836 में। फिर पड़ी यूएस की नजर टेक्सास के ऊपर। रीजन क्या थे, ये जो टेक्सास वाला पार्ट है, यहाँ पे अभी दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आने वाली हैं, न्यूसेस करके और एक रियो ग्रांडे करके आपने सुनी होगी। तो जहां से भी रिवर जाती है वहां पे फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि अपने साथ बथेरा न्यूट्रिएंट लेके आती है। तो अब यूएस की नजर पड़ गई टेक्सास के ऊपर कि एक तो अब अकेला है, ये देख लो, ये मैक्सिको
पार्ट, टेक्सास, ये साइड में न्यू मैक्सिको वाला पार्ट है। तो ये जो टेक्सास है इसके ऊपर यूएस की नजर पड़ती है कि इसको अनेक्स करना है अब सबसे पहले। तो पहली जो एनेक्सेशन होती है टेक्सास की वो 1836 ऑनवर्ड देखते हैं वो यूएस वाले, और 1846 में फाइनली मैक्सिको अपने रिलेशन तोड़ देता है यूएस के साथ कि कोई बायलेटरल टाइज मुझे नहीं रखने हैं, और जो टेक्सास था इसको कट ऑफ कर लिया जाता है, यूएस का कंट्रोल इसके ऊपर आ जाता है। अब टेरिटोरियल एम्बिशन जाग जाते हैं यूएस के अंदर कि वो डिवाइन पावर तो मिल ही रखी है कि मैंने एक्सपांशन करनी है। तो सबसे पहले पॉक वही अगेन जो प्रेसिडेंट है यहाँ के यूएस के उस टाइम पे, कैलिफोर्निया वाला एरिया, न्यू मैक्सिको वाला एरिया और जो भी इसके आसपास की टेरिटरीज थी उसको कैप्चर करना शुरू कर देता है। मतलब एक डिमांड रख दी कि बस मुझे चाहिए तो चाहिए ये वाली टेरिटरीज जो भी थी, मुझे अनेक्स करना है। इन्होंने एक ऑफर रखा मैक्सिको के सामने कि देखो ये जो कैलिफोर्निया है, न्यू मैक्सिको है, नेवाडा है, उता है, ये सारे जो रीजन है हम आपको पैसा दे देते हैं, आप हमें बस ये टेरिटरीज दे दो वापसी में। उस टाइम पे मैक्सिको ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था जब 1846 का टाइम पीरियड चल रहा है। अब सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हो जाता है, बार बार पैसे का ऑफर रख रहे हैं, मैक्सिको रिजेक्ट कर रहा है, यूएस मान नहीं रहा, वो बोल रहा है नहीं मुझे तो ये टेरिटरीज चाहिए। तो जनवरी 1846 में यूएस ने अपने ट्रूप्स भेज दिए एक डिस्प्यूटेड एरिया में जहां पे दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं, एक का नाम है न्यूसिस ये वाली, और एक रिवर दिखेगी आपको रियो ग्रांडे, दोनों ही टेक्सास से पास करती हैं। अब ये जो वाटर वाला एरिया है ना, जहां पे भी वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, आप पढ़ चुके हो कि फर्टाइल एरिया होता है वो, ये पूरा का पूरा एरिया डिस्प्यूटेड था किन दो कंट्रीज के बीच में, एक तरफ मैक्सिको और दूसरी तरफ टेक्सास। तभी तो यहाँ पे अटैक करा यूएस ने। कौन आएगा फाइट करने के लिए, मैक्सिको आएगा कि टेक्सास आएगा? तो एक तरह से डिस्प्यूट क्रिएट करने की ट्राई करी। फाइनली दोनों ही, ये मैक्सिको भी और दूसरी तरफ से टेक्सास, दोनों ही क्लेम करते थे उस टाइम पे कि ये मेरी टेरिटरी है। आज के टाइम पे तो टेक्सास का पार्ट है, यूएस का पार्ट जो बन रखा है, पर ये 1846 की स्टोरी थी। अब यहां से वॉर आउटब्रेक कर जाता है, मैक्सिकन फोर्सेस यूएस ट्रूप्स के अगेंस्ट रिटालिएशन करती हैं, बदले की भावना में वो भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि 16 अमेरिकन सोल्जर जो थे, जब मैक्सिकन ने रिटालिएट करा उनकी डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हुई तो अचानक से नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हो जाएगी अमेरिकन के अंदर, वही चीज हुई। अब 1846 में यूएस की जो कांग्रेशनल मीटिंग थी, जैसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ये कांग्रेस बोलते हैं, यहाँ पे पार्टी है कांग्रेस, वहां पे पार्लियामेंट है यूएस के अंदर, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि मैक्सिकन के ऊपर हम वॉर को डिक्लेयर कर रहे हैं। फाइनली जब ये सोल्जर्स की डेथ होती है अमेरिकन सोल्जर्स की, ये एक वॉर को डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट मैक्सिको। यहां तक की स्टोरी क्लियर। ये वाला जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन मैक्सिको एंड टेक्सास। किसके ट्रूप आते हैं? यूएस के ट्रूप आते हैं। उनको देखना था कि दोनों लड़ेंगे फिर आपस में, एक तो डिस्प्यूटेड लैंड है, एक भी सॉवरेंटी चिल्लाएगा, दूसरा भी सॉवरेंटी चिल्लाएगा। यूएस के जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं ये मर जाते हैं यहाँ पे, और मरने के बाद इन्होंने क्या किया, एक पूरा रेजोल्यूशन के थ्रू वॉर को डिक्लेयर कर दिया कि हम लड़ेंगे अब मैक्सिकन के अगेंस्ट। अब अमेरिकन की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी, इन्होंने सब कुछ लगा लिया यहाँ पे, वो बोलते नहीं है शाम दम क्या दंड भेद कुछ बोलते हैं, सब कुछ साम दाम दंड भेद, तो वो सब लगा लिया। मतलब स्ट्रेटेजी भी बनाई, ज्योग्राफी को भी अंडरस्टैंड किया, धोखे भी दिए बीच में, ब्राइब्स भी दी, थोड़ा लक पे भी इन्होंने चीजों को छोड़ दिया, और सारा कुछ इनके हित में ही था लगभग जो अमेरिकन थे। और इनको ठीक ठाक गेन्स क्विकली मिल जाते हैं उन एरियाज के जहां पे ये अनेक्स करना चाहते थे एरियाज को। फिर उसके बाद मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या क्या हुई, मतलब कौन कौन से एरियाज को इन्होंने अचीव करा। सबसे पहले मैक्सिको सिटी को कैप्चर किया। मैक्सिको सिटी आज की मैक्सिको की कैपिटल है, तो मतलब यूएस का पार्ट तो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कैप्चरिंग करी थी, अभी एक ट्रीटी आने वाली है उसके तहत इसको छोड़ दिया गया। ये तो बिल्कुल बीच में है मैक्सिको के, ये मैक्सिको का अगर पार्ट बनाओगे तो न्यू मैक्सिको ऊपर है बिल्कुल यूएस के साथ बॉर्डर वाले एरिया पे, पर मैक्सिको सिटी को देखोगे बिल्कुल साउथ पार्ट पे जाएगा। तो इसको कैप्चर करा सबसे पहले, ये वाला पार्ट कैप्चर करा। फिर एक ट्रीटी साइन करेंगे जिसमें अदला बदली करी जाएगी एनक्लेव्स की, ये वाली टेरिटरी आप रख लो, ये वाली टेरिटरी हम रख लेते हैं। फिर उसके बाद कैलिफोर्निया वाला एरिया, मैप पे देखोगे यहाँ पे कौन सी विंड्स चलती है कैलिफोर्निया में, वेरी गुड, सेंटा आना विंड्स, सेंटा आना विंड्स, ठीक है, सेंटा आना विंड्स। तो ये जो कैलिफोर्निया वाला एरिया ये भी बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे है। तो अभी किसका पार्ट है? मैक्सिको का। तो यूएस ने एक इसको भी कॉन्कर करना शुरू करा। साइड में निवाडा था, ऊपर अरिजोना था, व्योमिंग था, इन सारे एरियाज को एनेक्स करना शुरू कर देता है। सोचो उस टाइम पे यूएस का एरिया कितना सा था, बिल्कुल ही कम था। तभी तो एक्सपांशन की थ्योरी बोल दी, उसको गॉड के साथ जोड़ दिया, डिवाइन पावर के साथ जोड़ दिया कि एक्सपांशन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एक ट्रीटी आती है इस वॉर को एंड करने के लिए जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ ग्वाडुलूप। ये ग्वाडुलूप कुछ याद आया इससे? ठीक है, वाटरलू आ गया। एक और केस आप पढ़ चुके हो, वो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपने जोड़ दिया, ठीक है। ब्लड ग्रुप एक याद है,
ब्लड ग्रुप नेगेटिव देखा था, वो भी यही वाली लोकेशन थी। तो यहाँ भी ये ट्रीटी साइन करी जाती है, कैरेबियन सी में एक छोटा सा आइलैंड आपको मिलेगा। इस ट्रीटी के तहत क्या बोला गया, यूएस ने ये सारे एरियाज को एक्वायर कर लिया। कैलिफोर्निया हो गया, न्यू मैक्सिको है, निवाडा है, उता है, ये देख लो सारी लोकेशन इस वाले पार्ट में आपको दिखाई देंगी। अरिजोना है, न्यू मैक्सिको है, ये सब कॉन्कर कर लिए यूएस ने, और मैक्सिको को बदले में दे दिया पैसा, और साथ में वो जो मैक्सिको सिटी कॉन्कर करी थी, मैक्सिको सिटी जब आप देखोगे ये मैक्सिको वाला पार्ट शुरू हो गया। न्यू मैक्सिको आज के टाइम पे यूएस का स्टेट है, पर मैक्सिको सिटी किसकी कैपिटल आ जाती है, मैक्सिको की। तो ये वापस कर दी थी, और साथ में दे दिए पैसे, दैट इज 15 मिलियन यूएस डॉलर्स, इतने में खरीद लिया। अब ये जैसे, अब देखो नंबर 1 कंट्री स्टेट जो यूएस की है आज के टाइम पे, दैट इज कैलिफोर्निया। थोड़े टाइम के बाद 1848 में ये ट्रीटी साइन हुई, और 1848 के बाद ही यूएस ने एक्सकवेशन शुरू कर दी, अपना फाइंड आउट करना शुरू कर दिया कि कहाँ कहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट है। फ्री थे ना ये सबसे ज्यादा, ये ज्यादा इंटरप्शन नहीं करते थे, अपनी ग्रोथ पे ज्यादा डिपेंडेंट थे। तो यहाँ पे हुआ क्या, 1848 में जब हो चुका है सब कुछ, पैसा की अदले बदली हो चुकी है, टेरिटरी एक दूसरे को दे दी गई है, कैलिफोर्निया में निकल जाता है गोल्ड, गोल्ड की डिस्कवरी होती है। सबको पता लग गया कि अब यहाँ पे गोल्ड की डिस्कवरी हो चुकी है। कैलिफोर्निया और इधर मैक्सिको का बॉर्डर, यहाँ से बहुत सारे लोग मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड कैलिफोर्निया, क्योंकि उस टाइम पे तो वॉल नाम की चीज कुछ है नहीं भी इन दोनों के बॉर्डर्स में। और ये देखो, ये तो हमारी टेरिटरी हुआ करती थी, अब यहाँ पे गोल्ड निकल गया। इसी वजह से कैलिफोर्निया का, ये कैलिफोर्निया साउथ वाले पार्ट में पड़ा, और जो अमेरिका का ऊपर वाला पार्ट है, जो उस टाइम पे नॉर्थ और साउथ में अगर डिवाइड करे, यहाँ पे स्लेवरी को खत्म करने पे लगे हुए थे। यहाँ पे लोगों का इतना ज्यादा इन्फ्लक्स हो जाता है कि स्लेवरी और ज्यादा बढ़ जाती है। इन्होंने देख लिया कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो कुछ तो इनसे काम करवाएंगे, थोड़ा सा वेज पकड़ा दिया करेंगे, बाकी स्लेवरी करवा लेंगे। तो आप देखोगे उस टाइम पे कि जो साउथ वाला पार्ट है, जितनी भी एरियाज मैक्सिको से इन्होंने कॉन्कर करे हुए थे, एनेक्स करे थे, कॉन्कर तो क्या ही बोलना, वो तो जीत होगी, एनेक्स करे थे, पर पैसा भी तो दिया था, पैसे के मतलब भाव में आपको टेरिटरी दे दी गई थी। तो इन एरियाज में आप देखोगे जो स्लेवरी के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। क्यों? एक गोल्ड के पीछे सारा इन्फ्लक्स हो जाता है ना पॉपुलेशन का, तो बोलेंगे वो कि वेज देना पड़ेगा, कुछ काम हमें चाहिए होगा। तो काम यही था कि करो एक्सट्रैक्शन यहाँ से, जो भी यहाँ पे जो गोल्ड मिल रखा है आपको। इन एरियाज में टेक्सास में आप देख रहे हो फर्टाइल एरिया बन रखा है, यहाँ पे भी आपको लेबर चाहिए होगी। स्लेवरी के केसेस थ्रू आउट जो साउथ वाला पार्ट था, जो भी मैक्सिको से यूएस ने अटेन करा था, वहां भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देन अमेरिकन स्लेवरी और सिविल वॉर शुरू हो जाती हैं। ये 1861 टू 1865 का टाइम पीरियड रहेगा। स्लेवरी की एक्सपांशन हुई जा रही है। अब कुछ लीडर्स की एंट्री होगी। लीडर्स देख रहे हैं कि मैक्सिकन के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एट्रोसिटी हो रही है। तो सबसे पहले आता है पैंचो विला एक्सपीडिशन। ये जो पैंचो विला है एक रेवोल्यूशनरी है जो मैक्सिको से बिलोंग करता है। हे भगवान, वैसे ऐसे थे कि पता नहीं ये स्टोरी कब खत्म होगी, एकदम से आता है पैंचो विला, सारे जाग गए कि अच्छा पैंचो विला देखें तो कौन है ये भैया। तो ये जो पैंचो विला है ये एक रेवोल्यूशनरी है, विला भी नहीं है, ये बंगलो मत सोच लेना, ये आदमी का नाम। हाँ ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ कि इनके अगेंस्ट अब फाइट शुरू होनी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने रेवोल्यूशन की भावना मैक्सिकन्स के अंदर जगा दी। यूएस वाले हमारे साथ गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा देके टेरिटरी को एनेक्स कर लेते हैं। कहीं ना कहीं लोगों में एक अवेयरनेस जगाने की ट्राई करी कि गलत हो रहा है भाई। तो अब इनकी आवाज जैसे ही उठी, यूएस ने देख लिया दोबारा से कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं अब, तो प्यूनिटिव एक्सपीडिशन शुरू कर दिया। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट, एक्सपीडिशन मतलब दोबारा से किसको भेजा जाएगा, ट्रूप्स को भेजा जाएगा। तो प्यूनिटिव एक्सपीडिशन शुरू कर दी अगेंस्ट पेंचोविला। पेंचोविला की बात जब यूएस ने बिल्कुल भी नहीं सुनी तो इन्होंने एक अटैक करा। अटैक कहाँ पे किया? कोलंबस वाले एरिया में। अब देखो ये टेक्सास वाला एरिया है जहां पे स्लेवरी ठीक ठाक चल रही है। थोड़ा और ऊपर जाओगे, यहाँ तक मैक्सिको एक्सपांडेड था उस टाइम पे, अगर टेक्सास को इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे स्लेवरी फैली हुई है तो इजी रूट बन जाता था। कोलंबस ठीक ठाक फाइनेंशियली इमर्ज कर रहा था उस टाइम पे, तो इन्होंने देख लिया यहाँ पे अटैक करते हैं और छोटा सा एरिया है, ज्यादा ट्रूप्स भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। कोलंबस पे जैसे ही अटैक करा तो इनके बीच में दोबारा से वॉर शुरू हो जाती है, मतलब पेंचोविला की वजह से जो इग्नाइट करी गई थी। फिर उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे विल्सन, वुड्रो विल्सन। जब ये 1861 से 1869 का टाइम पीरियड आता है तो विल्सन यहाँ पे लीड कर रहे हैं यूएस को। पहले ये फेवर में थे कि मैक्सिकन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इनके अपने डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, इनकी अपनी सॉवरेंटी है, यूएस को ऐसे इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। पर जब पेंचोविला ने ये कोलंबस में अटैक कर दिया तो उसके बाद ये भी अगेंस्ट हो जाते हैं कि नहीं, हम नहीं सपोर्ट करेंगे, ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे इनके साथ फाइट करने के लिए। ये रेवोल्यूशन की जो फीलिंग थी ये चलती है अप टू 1910 टू 1920। पहले ये ऑपोजिशन चलती रही, फिर उसके बाद सपोर्ट भी चलता रहा, बीच में ऑपोजिशन चलती रही, पर फाइनली जो मैक्सिकन रेवोल्यूशन है 1910 टू 1920 के टाइम पीरियड में आता है। यूएस का रिस्पांस क्या था? इनके जो वॉर सेक्रेटरी थे उन्होंने बोल दिया कि लड़ना पड़ेगा। तो ये थे मैक्सिको में जो मिलिट्री इंटरवेंशन पहले हुई थी।